गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। घनश्याम कह रहे जय हिंद सर, सचिन, कविता, सभी को सबसे पहले तो शहीदी दिवस की परम सभी जो हमारे वीर बलिदानी हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्हें नमन करके आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। 23 मार्च का दिन आप सभी जानते होंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर, सचिन, नितिन, सालू, रामपाल, अर्जुन, पंकज, अभिषेक, शिल्पी, मुस्कान, नितिन, दीक्षा, निखिल, राधे राधे भाई, साहिल, गौरव, विपिन, जितने बच्चे देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। और जो भी लगातार मैसेज कर रहे हैं, चाहे वो सरीना हो, विभू हो, सचिन हो, अवनीश हो, जीपीएस, अंजलि, निशांत, अवनीश, सभी को नमस्कार। हमने कल बच्चे क्लास में जाते हुए एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे से पेपर में पूछ लिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे सामने, हमने कल जाते हुए पढ़ा था कि अगर पेपर में आ जाए कि द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। तो आपको पता है कि ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक हम यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कल हमने पढ़ा था, वो काम करते हैं पास्कल के नियम पर, पास्कल्स लॉ पर। अब ये पास्कल का नियम की स्टेटमेंट क्या है और पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं, इस बात को हम क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अभी हमने क्लास स्टार्ट की है, तो कल की क्लास का क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करते हैं, पास्कल के नियम पर। ठीक, अब हम पहले पास्कल के नियम की स्टेटमेंट लिखते हैं कि पास्कल ने कहा क्या हमें। पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल लॉ। अब देखते हैं, लीवर चैप्टर बच्चे हम पढ़ते हैं साइंस स्पेशल में, जीएस स्पेशल में नहीं पढ़ते हम लीवर। ऐसा कह रहा है बीओडी में 40 क्लास है। अरे भाई, हर बैच में अलग अलग क्लास होती हैं। देखो, कोई मैं रोबोट तो नहीं हूं, किसी क्लास में 40 क्लास में खत्म हो जाता है, किसी में 50 भी लग जाती हैं, किसी में और ज्यादा भी लग जाती हैं। क्या होता है, किसी में मान लो क्लासेज जो है 1.5 घंटे की हैं, किसी में मान लो 1 घंटे 5-5 मिनट की क्लास है, तो ऊपर नीचे नंबर ऑफ क्लास कम ज्यादा हो सकती है, उससे इतना ज्यादा टेंशन मत लो तुम। बाकी किसी क्लास में हो सकता है कि आराम से पढ़ाया, 2 बातें फालतू बता दी। कई बार होता है कि मान लो कोई हाल फिलहाल में पेपर आ रहा है, उस पेपर को ध्यान में रखकर भी कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दी, तो चीजें थोड़ी बहुत बदलती रहती है, तो उस पर इतना ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कि वीओडी में कितनी क्लास है, इसमें कितनी है। वीओडी में जितनी क्लास है उससे ज्यादा क्लासें आपको कराई जाएंगी, कम नहीं कराएंगे, उसकी आप बिल्कुल दिक्कत ना लो। देखो, पास्कल साहब ने हमारे से कहा कि भाई मान लो कि आपके पास किसी एक कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड का मतलब है कोई लिक्विड या गैस। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने कोई द्रव भर दिया। द्रव यानी कि तरल या गैस, या तो आप पानी ले लो, कोई तेल ले लो, या कोई गैस ले लो। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा है, कोई लिक्विड या गैस भरी हुई है, लिक्विड या गैस, और आप इस फ्लूइड के एक हिस्से पे कुछ प्रेशर लगा दें, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई किया, कुछ दाब लगाया, मान लो आपके पास ऐसे कुछ पिस्टन है और आपने इस फ्लूइड के एक हिस्से को प्रेस कर दिया, एक दाब डाला इसके ऊपर, आपने कुछ प्रेशर लगाया, आपने बच्चे प्रेशर लगाए थे इस वाले हिस्से पर। तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे कंटेनर में अगर कोई फ्लूइड भरा है, कोई लिक्विड या गैस भरी है पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर, और आप उसके एक हिस्से पर कुछ प्रेशर लगा दें, तो वो प्रेशर जो है पूरे के पूरे फ्लूइड में फैल जाएगा। वो जितना प्रेशर आपने इस हिस्से पे लगाया, उतना ही जो प्रेशर है इस वाले हिस्से पे भी पहुंच जाएगा, फिर आगे बढ़ के इस वाले हिस्से पर भी, यहां 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 पर भी। यानी आप किसी फ्लूइड के एक पार्ट को प्रेस कर दो, एक हिस्से पर कुछ प्रेशर लगाओ, वही प्रेशर इक्वली समान रूप से पूरे के पूरे फ्लूइड के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, संचारित हो जाता है। तो कई बार तो इसकी स्टेटमेंट भी पूछ लेता है वो, कि ये स्टेटमेंट किसकी है, कि किसी फ्लूइड के, किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया प्रेशर, एक हिस्से पर लगाया गया दाब, पूरे के पूरे फ्लूइड में ही इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि पूरे पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है पास्कल के नियम की। मैं आपके सामने लिख देता हूं, फिर इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप और ज्यादा बढ़िया समझ जाओगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे पास्कल के नियम की। द प्रेशर द प्रेशर द प्रेशर applied
at any part of a fluid, the pressure applied at any part of a fluid equally transmits at each part of that fluid. हिंदी में लिखेंगे, किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब, किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब, एक हिस्से पर लगाया गया दाब उस द्रव में समान रूप से संचारित होता है, उस द्रव में समान रूप से संचारित होता है। ठीक है, तो किसी आपने द्रव के एक हिस्से पर कुछ दाब लगाया है, तो वो दाब जो है उस द्रव के पूरे हिस्से में इक्वली ट्रांसमिट होगा। अभी ये बात क्या कहना चाह रही है, ये स्टेटमेंट तो हमने याद कर ली, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट आ रखी है कि ये स्टेटमेंट किसने बताई कि किसी द्रव के एक हिस्से पर प्रेशर लगाओ, जितना प्रेशर आपने यहां लगाया वही प्रेशर यहां भी पहुंच जाएगा, उतने प्रेशर यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी पूरे कंटेनर में जो फ्लूइड भरा है उस पर लगेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हमारी गाड़ियों में ब्रेक लगते हैं उस समय एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप ज्यादा बढ़िया समझोगे। देखो, इस बच्चे मान लो मेरे पास में ये कोई कंटेनर है और मैंने इसके अंदर कोई तेल भर दिया, ऑयल भर दिया, कोई लिक्विड या कोई गैस भर लो। तो आपने कोई फ्लूइड लिया और इस कंटेनर के अंदर भर दिया। ठीक, इधर वाला जो हिस्सा है ये बच्चे यहाँ पे कम एरिया है और यहाँ पर आप मान लो कि एक पिस्टन आपने लगाई। पिस्टन जैसे कि इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्शन को आप प्रेस करते हैं, इंजेक्शन को प्रेस करता है ना डॉक्टर, और फिर वो आगे को वो जो इंजेक्शन का जो भी वो, जैसे आप इंजेक्शन जब लगाते हैं डॉक्टर वैसे प्रेस करता है और जो लिक्विड होता है वो आगे की तरफ को बढ़ता जाता है। तो ये मान लो कि आपने आपने एक पिस्टन लगा दी, ऐसे एक पिस्टन लगी है इस तरफ भी। अब जो आपकी गाड़ी में बेटा होता क्या है, आपकी गाड़ी के अंदर जहां पर आप ऐसे पंजे से ब्रेक लगाते हो ना, जैसे पंजा है, जैसे आपकी गाड़ी चला रहे हैं आप, तो आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं पैर से, तो जो ब्रेक वाला जो रहता है उस ब्रेक के ऊपर आपने पैर का पंजा रखा और उसे प्रेस कर दिया। तो यानी कि आप समझो कि यहां पर आपका पैर रखा जाएगा और जब अपने आप पैर से आप उस पंजे को दबाते हो ना, तो वो समझे वो बॉक्स से कनेक्ट होता है, वो जो आप पंजा पैर से दबाते हैं और उसके अंदर एक ऑयल भरा होता है, हम बोलते हैं ब्रेक ऑयल, तो उसके अंदर एक ऑयल भरा होता है, तेल भरा होता है। अब होता है क्या कि जैसे मान लो कि यहां से आपने कुछ प्रेशर अप्लाई किया, तो जो भी यहां से आप प्रेशर देंगे P1, मान लो आपने ऐसा कुछ प्रेशर दिया, जब आप यानी कि जब आप पंजा दबाते हैं अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते समय, तो जब वो अंदर की जब वो दबता है ना, तो यानी जो अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, जो तेल भरा है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर लगा वही प्रेशर आपको पता है कि पूरे के पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, और जितना प्रेशर आपने यहाँ लगाया P1 उतना ही प्रेशर इस वाली पिस्टन पे जाके भी लगेगा। यानी मान लो यहाँ पे प्रेशर है P2, ये दोनों प्रेशर होंगे बराबर, दोनों बराबर होंगे। भाई हमें पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे अपना पैर रखा है, पैर से मैंने इसे प्रेस किया, तो प्रेस करते अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें कुछ आप एक प्रेशर मारोगे, एक दाब मारोगे, वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होते 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 जो हिस्सा अब टायर के साथ कनेक्ट है, जो टायर के साथ में जुड़ा हुआ, जो टायर पे जाके चिपक जाता है, उसके ऊपर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, क्योंकि जितना प्रेशर आप यहां से दोगे, अभी पास्कल ने बताया, उतना ही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। यानी कि P1 और P2 दोनों प्रेशर होंगे इक्वल बराबर। लेकिन हमें एक चीज पता है, वो ये पता है कि जो बच्चे प्रेशर का हमने एक फॉर्मूला कल पढ़ा था कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लो कि यहां पर आपने जो फोर्स लगाया मान लो कि वो F1 है और एरिया यहाँ का है A1, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो F2 हो जाएगा और एरिया A2 अलग अलग है। अब यहां बड़े ध्यान से बात को समझना, बहुत ध्यान के साथ। मान लो या एक काम करें, अगर मैं यहीं से एक काम करते हैं, इसे काम ऐसे करो और बड़े समझने के लिए। देखो भाई आप सभी को पता है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो P1 है उसे मैंने मान लिया F1 अपॉन A1।
प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लो जब आपने अपने पंजे से इस पिस्टल को दबाया था, तो इस पिस्टल को जब आपने दबाया तो उसने इस लिक्विड के ऊपर जो बच्चे प्रेशर डाला, उसे मैंने मान लिया 100 पास्कल का प्रेशर लगाया। आपने अपने पैर से कितना प्रेशर लगाया? 100 पास्कल का। जैसे कि आपने पैर रखा पिस्टन के ऊपर और उसे आपने दबाया पटैक, तो उस समय मान लो कि आपने प्रेशर लगाया 100 पास्कल का, और फोर्स और एरिया मान लो यहाँ का कितना बच्चे, एरिया मैंने मान लिया यहाँ का है 5, तो फोर्स कितना हो गया? 500 न्यूटन। यानी कि आप ये समझो कि जब अपने पैर से आप 100 पास्कल का प्रेशर दे रहे थे, जब अपने पैर से आप 100 पास्कल का दाब दे रहे थे, तो यानी कि आप उस समय कितना फोर्स लगा रहे थे, अपनी पैर से कितनी ताकत लगा रहे थे आप उस पिस्टन के ऊपर, जो ब्रेक वाला जो हिस्सा होता ना, ब्रेक वाले क्लच को जब आपने दबाया ब्रेक वाले को, तो उस समय आप एक्चुअली में 500 न्यूटन का फोर्स आपने अपने पैर से लगाया। आपकी पैर की जो ताकत खर्च हुई 500 हुई। अब मुझे बताओ जितना प्रेशर बच्चे आपने यहां लगाया उतना ही प्रेशर तो यहां पहुंच जाएगा, यानी कि P2 जो होगा, P2 क्या है? F2 अपॉन A2। तो यहां भी अगर आपने 100 पास्कल का प्रेशर लगाया तो यहां भी कितने पास्कल का लगेगा? 100 पास्कल का ही। और यहाँ का जो बच्चे एरिया है, यहाँ का एरिया ज्यादा है तो मैंने मान लिया कि यहाँ का एरिया है 20, यहाँ का 5 था, मैंने यहाँ का मान लिया 20 मान लिया, या चलो और ज्यादा मान लो, मैंने 30 मान लिया। तो यहाँ से F2 कितना हो गया? यहाँ से अगर मैं F2 निकाल लूंगा तो आ गया 3000 न्यूटन। अरे ये क्या हुआ? मैंने अपने पैर से जब दबाया था पिस्टन को, अपने पैर से जब मैंने अपने पंजे से दबाया था ब्रेक को, तो ब्रेक दबाते समय मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं? 500 न्यूटन का। लेकिन यही फोर्स आगे जाके 3000 न्यूटन बन गया है। यानी कि मैं तो अपने पैर से दबा रहा हूं पंजा 500 न्यूटन से, लेकिन जो ब्रेक जाके टायर पे लगेंगे वो कितना फोर्स लगाएंगे? 500 नहीं, 3000 न्यूटन। यानी कि कितना गुना बढ़ा दिया मैंने? 6 गुना फोर्स बढ़ा दिया। यानी कि आप जब गाड़ी चलाते हैं आपको लगता है कि मैं अपनी ताकत से गाड़ी को रोक दे रहा हूं, हल्का सा पंजा दबाते गाड़ी क्यों रुक जाती है? जब आप पंजा दबाते हैं उसमें बहुत ही कम फोर्स लगा रहे हैं आप, लेकिन जो फोर्स टायर पे जाके लगता है, टायरों पे जाके, वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये मैं सोचना कि इतने से ताकत से आपकी गाड़ी रुक गई, वो तो आपने ब्रेक को दबाते समय कुछ ताकत लगाई, वही ताकत आगे बहुत सारी क्यों हो जाती है? क्योंकि जिस समय आप अपने पैर से इस पिस्टन को दबा रहे हैं, तो मान लो कि उस समय आपने प्रेशर लगाया 100 का प्रेशर लगाया, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन जहां पर आप बच्चे फोर्स लगाते हैं ना, जहां पर आप पंजा दबाते हैं, वहां का एरिया कम होता है, वहां का एरिया कम है, तो यानी कि आपने फोर्स कम लगाया, यानी आपने कम ताकत खर्च की अपने पैर की, इसलिए आपका पैर जल्दी दर्द नहीं करेगा। लेकिन जितना प्रेशर आपने यहां अप्लाई किया वही प्रेशर इतना ही बड़ा, इतने बड़े एरिया पे लग रहा है। यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया मैंने 30 ले लिया, तो यहाँ फोर्स बन गया 3000 न्यूटन। यानी कि आपने फोर्स तो लगाया कितने का? 500 का, लेकिन वही फोर्स आगे जाके 3000 का बन गया, तो इसलिए आपको गाड़ी रुक जाएगी। तो जो आपका जो पूरा का पूरा जो ब्रेक वाला सिस्टम रहता है ना, तो जिस समय आप ब्रेक लगाते हैं, जिस समय आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वहां का एरिया बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि जितना कम एरिया होगा, यहाँ पे एरिया कम रहेगा आपका, तो यानी कि आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, आपको पैर की ताकत कम लगानी पड़ेगी। लेकिन जहां पर वो जाके ब्रेक कनेक्ट रहते हैं, जहां पे जो ब्रेक कनेक्ट रहेंगे वहां का एरिया ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर फोर्स वो कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए आपकी गाड़ी रुक जाएगी। आगे समझ में? तो ये इजिली, तो ऐसे आपने ब्रेक लगाया, टक धुम, एकदम से रुक गई गाड़ी आपकी, एकदम से फटाक देने से। क्यों? क्योंकि मामला वहां क्या चल रहा है, ये पास्कल का नियम काम कर रहा है वहां पे। तो इस तरीके से, हालांकि आपको तो पेपर में कोई समझाना नहीं है, ये तो मैंने आपके लिए बता दिया। कई बार बच्चे कहते हैं जी कैसे करता है, आपके पेपर में तो ये क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करता है। एक बच्चा कह रहा है जी साइकिल के, अरे भाई साइकिल इतनी स्पीड से थोड़े ना भागती है, साइकिल तो उसमें तो बस जितना फोर्स यहां से लगाओगे उतना ही फोर्स जाके साइकिल पे तो वहां लगता है, टड़क उतना ही वहां लग जाएगा। तो साइकिल पाइकिल पे नहीं होता है, साइकिल में देखा तुमने कि कोई वहां पे एक बॉक्स होगा, वो ब्रेक वाला बॉक्स होगा, उसके अंदर फिर ऑयल भरा होगा, और फिर ऐसे। साइकिल में जो थोड़े ना है, साइकिल में नॉर्मली, तो साइकिल में अगर वो नॉर्मल जो साइकिल होती है, अगर उसमें इस अलग से कोई मान लो कि ब्रेक बॉक्स वगैरह नहीं लगाया, उसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह नहीं भरा है, तो फिर वो तो नॉर्मल ब्रेक है, वो तो कि आपने जितना फोर्स यहां से लगाया उतना वहां से लग रहा है। साइकिल में तो क्या है, ज्यादा स्पीड से चलती नहीं है, आप क्या करते हैं कि आराम से उसे पैर से भी रोक सकते हैं, थोड़ा सा हाथ से ब्रेक लगा दिया आपने। तो जहां पे भी मोटरसाइकिल वगैरह में जहां पर भी ब्रेक ऑयल का अगर आप यूज करते हैं, बॉक्स है उसके अंदर, तो समझो कि हर जगह वो यही काम कर रहा है। ठीक है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो आपकी बाइक हो, बड़ी बड़ी बाइक आती है सब में लगते हैं यही, वो ब्रेक ऑयल वाला बॉक्स रहता है, उसके अंदर ऑयल ऑयल भरे रहेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जनरली आपको ट्रकों में, बड़े बड़े ट्रक जो होंगे सब में, बसों में, कारों में, इन सब में दिखाई देगा ये, सब में। ठीक है, हाँ जेसीबी में मिट्टी उठाने वाला हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया ना, वो एक ही चीज है। हाइड्रोलिक ओनली मोटर व्हीकल में होता है, में होता है, में लगता है। हाँ, मतलब जहां पे भी
अगर समझो कि ब्रेक ऑयल वाला सिस्टम है ना, ब्रेक ऑयल वाला, वहां पे लगेगा। जहां पे ये सिस्टम नहीं है, जहां पे ऑयल वाला सिस्टम नहीं है, वहां पे नहीं लगेगा। अब मोटरसाइकिल में शायद नहीं होता, तो मोटरसाइकिल में नहीं लगता होगा वो। मोटरसाइकिल का मैंने ध्यान नहीं दिया ना, मोटरसाइकिल में चलाता हूँ, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। अब आगे लिखते हैं यहाँ पे हम सरफेस टेंशन। लेकिन कुछ बाइक जो होती है ना, भारी वाली बाइक होती हैं, उनमें रहता है ये। जो कुछ बड़ी बड़ी भारी बाइक होती हैं, जो आई बूसा बूसा टाइप से की, उनमें भी लगता है ये। सरफेस टेंशन लिखेंगे हम, पृष्ठ तनाव। अभी मोटरसाइकिल जो आती है नॉर्मली, स्प्लेंडर स्प्लेंडर, शायद इसमें नहीं लगते होंगे। पृष्ठ तनाव, इसे कैसे लिखेंगे हम, पृष्ठ को, पृष्ठ, पृष्ठ, क्या लिख रहा हूं मैं, पृष्ठ, सरफेस टेंशन। तो बच्चा लिखना एक बार, पृष्ठ तनाव कैसे लिखेंगे, पृष्ठ, ये तुमने कई बार लिखा है क्लास में, पृष्ठ, ऐसे लिखेंगे क्या, पृष्ठ तनाव। इसकी हिंदी मुझे ठीक से नहीं लग रही, पृष्ठ। कोई लिखेगा बच्चा, हाइड्रोल लिफ्ट में भी सेम, पृष्ठ, पृष्ठ, ऐसे। चलो मान लेना कि ऐसे कुछ लगेगा, पृष्ठ तनाव, सही लिखा है। तो अब बच्चा आते हैं सरफेस टेंशन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसएससी टाइप के पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन एसएससी वाले जनरली पूछते हैं इससे। ना हाँ, अब बच्चों प्रश्न तनाव जो है क्वेश्चन, इस समय काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको पीडीएफ कैसे, बड़े ध्यान समझना। दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं, जितने भी तरल हैं, उन सबके खास बात होती है, उन सबकी एक टेंडेंसी होती है हर एक लिक्विड की। हर एक लिक्विड ये चाहता है कि उसे कम से कम एरिया में रहना है। लिक्विड की एक टेंडेंसी है, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम एरिया में, कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहते हैं। जैसे मैं अभी अगर आपसे चाहूं कि मुझे कम से कम एरिया में रहना है, तो बच्चे मुझे थोड़ा सुकुड़ के रहना पड़ेगा, ऐसे मैं सुकुड़ने लगूंगा तभी तो मेरा एरिया कम होगा। ऐसे दुनिया का हर एक लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है उसे कम से कम एरिया में रहना है। अगर बच्चा लिक्विड कम से कम एरिया में रहने लगेगा, जैसे मैं जब ऐसे सुकुड़ता हूं, कम से कम एरिया में रहने के लिए मुझे सुकुड़ना पड़ेगा, तो मेरी बॉडी में खिंचाव सा महसूस होगा, मुझे एक खिंचाव। तो ऐसे जब भी कोई भी लिक्विड की एक टेंडेंसी है कि वो कम से कम क्षेत्रफल में, कम से कम एरिया में रहना चाहता है, तो इस टेंडेंसी की वजह से उसके ऊपर एक खिंचाव सा आ जाता है। जो खिंचाव है ना, वो खिंचाव एक लेयर की तरह काम करता है, एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली की तरह काम करता है। जैसे पानी है, पानी की टेंडेंसी क्या है, उसे कम से कम एरिया में रहना है। तो पानी एक लिक्विड है, कम से कम एरिया में रहना चाहता है, तो कम से कम एरिया में रहने के चक्कर में चारों तरफ से अपने आपको सुकोड़ के रखता है। सुकुड़ के, जैसे मैं सुकुड़ रहा हूं ना, ऐसे ही तो लिक्विड भी कम से कम एरिया में रहना चाह रहा है, तो अपने आपको सुकोड़ने लगेगा। तो सुकोड़ने की वजह से उसके ऊपर एक खिंचाव आ जाएगा। जो खिंचाव है बिल्कुल एक लेयर की तरह, एक झिल्ली की तरह काम करेगा। इसलिए पानी के ऊपर आपने देखा होगा कि मिट्टी वगैरह ठहर जाती है, धूल मिट्टी, पानी के ऊपर आके मच्छर बैठ जाएंगे, पानी के ऊपर आकर मक्खी बैठ जाएगी, पानी के ऊपर आके पत्ता टिक जाएगा। तो बहुत ही जो हल्की फुल्की चीजें, जो बहुत ही जो हल्की फुल्की चीजें हैं, जो पानी के ऊपर बच्चे तैरती हैं, जो बहुत ही हल्की फुल्की चीजें पानी के ऊपर तैरती हैं, वो पानी के पृष्ठ तनाव की वजह से तैरते हैं। क्योंकि पानी का जो तनाव है, पानी का जो बच्चे खिंचाव है, वो एक झिल्ली की तरह काम करता है, इसलिए इसके ऊपर आके मच्छर मक्खी ठहर जाएंगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि मच्छर मक्खी, कीट पतंगे, या कोई हल्का सा कागज का पन्ना या कोई पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, तो उसकी वजह क्या है, तो हम बोलेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। लेकिन हमें इंसान, हमें बड़ा बुरा लगता है कि मच्छर आके पानी के ऊपर बैठ रहे हैं, अपना परिवार, अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं, तो ये तो हमें बीमारी कर देंगे। तो इसलिए आपने रेडियो में एक संदेश सुनोगे गर्मी के मौसम में, जैसे हमारे यहाँ लिफ्ट के बाहर ही वो पोस्टर सा चिपका हुआ है छोटा सा, कि अपना अगर कूलर को हफ्ते में एक बार खाली करके सुखाएं। अगर आप कूलर से पानी अपना नहीं बदल सकते, तो उसके अंदर एक ढक्कन मिट्टी का तेल या डीजल या पेट्रोल डाल दें। तो पानी के अंदर अगर हम डीजल या पेट्रोल डाल देते हैं, तो उससे होता क्या कि पानी के अंदर जब डीजल मिलता है, सरफेस, जब पानी के अंदर डीजल डलेगा, पेट्रोल डलेगा, तो पानी के खिंचाव को समाप्त कर देता है वो। तो इसलिए पानी के अंदर
अगर आपके घर में कूलर वगैरह है तो उसमें आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल सकते हैं ताकि उसका खिंचाव समाप्त हो जाए। उसके अंदर जो मच्छर और मक्खी के जो लार्वा है ना, वो डूब जाएंगे, मच्छर मक्खी उसके ऊपर पनप ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, मच्छर मक्खी पानी के ऊपर क्यों बैठ पाते हैं? पानी के खिंचाव की वजह से, पानी के सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं आप? उसके अंदर मिट्टी का तेल, केरोसिन या डीजल पेट्रोल मिला सकते हैं। या एक तरीका और है, आप उसके अंदर कपड़े धोने का सरफ मिला दो। आपकी मम्मी ने देखा होगा, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी कई बार अगर बहुत ही गंदे कपड़े हैं तो आपकी मम्मी ने सरफ में भिगो के रख देती है कपड़ों को 2-3 घंटे, फिर उसके बाद आपकी मम्मी कपड़ों को धोती है। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी को पता है जब वो पानी के अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिलाएंगी, कपड़े धोने का सरफ मिलाएंगी पानी के अंदर, तो पानी का खिंचाव समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा पानी जिसके अंदर बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होगा, आपके जो कपड़े के जो रेशे है ना, बारीक से बारीक रेशे के अंदर पानी घुस जाएगा अंदर तक, और अंदर तक घुस जाएगा, और उस सरफ के अंदर केमिकल वगैरह भी मिले हुए हैं, तो बहुत अंदर से धूल खींच के बाहर निकालेगा। तो कपड़े धोते समय अगर बहुत ही गंदे कपड़े हैं तो उन्हें हम सरफ में डुबोकर क्यों रखते हैं? ताकि पानी का खिंचाव, पानी का सरफेस टेंशन समाप्त हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं हम। तो पानी का सरफेस टेंशन खत्म करने का तरीका क्या है? मिट्टी का तेल मिला देना, डीजल पेट्रोल मिला देना, या उसके अंदर कपड़े धोने का सरफ मिला देना, वो भी सरफेस टेंशन खत्म करने काम करता है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पे मान लो कि पानी खट्टा है और वो उसमें बहुत सारे मच्छर पनपते हैं, अब आप केरोसिन, डीजल पेट्रोल तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप उसके अंदर क्या करो, एक सस्ते वाला कोई सरफ ले आओ 10-20 रुपए वाला, वो पूरा पूरा पैकेट डाल के घुमा दो, तो उसके अंदर मच्छर मक्खी नहीं पनपेंगे। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो उसमें लिखेंगे हम, पहला पॉइंट लिखेंगे मॉस्किटो insects etc can sit on water because of surface tension। हिंदी में लिखेंगे मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि, मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर, मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। सेकंड लिखेंगे टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, केरोसिन ऑयल और डिटर्जेंट पाउडर इज यूज्ड। हिंदी में लिखेंगे पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का यूज किया जाता है। मच्छर मक्खी पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर या मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। तीसरी चीज, मैं इसमें कितना ही पढ़ा लूं आपको, क्वेश्चन आएगा यही जो मैं तीसरे वाला बोल रहा हूं। कांस्टेबल से लेके सीडीएस तक के बच्चे सब इस क्वेश्चन को याद कर लो, रट लो। आपको किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप कई बार पेपर देंगे बहुत सारे, मान लो आपने एसएससी का फॉर्म भी भर रखा है, पीसीएस का भी भर रखा है, सीडीएस का भी भर रखा है, रेलवे का भी भर रखा है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। एक क्वेश्चन आता है बड़ा फेमस कि जो वर्षा की बूंद होती है, रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंद स्पेरिकल गोलाकार ही क्यों होती है? जब वर्षा की बूंद गिरती हैं तो गोले के रूप में क्यों गिरती हैं? वो वर्षा की बूंद जो है वो कोण की शेप में क्यों नहीं गिरती, शंकु की, या वो एक क्यूब घन के रूप में क्यों नहीं गिरती, वो सिलेंडर की फॉर्म में क्यों नहीं गिरती? देखो भाई, वर्षा की जो बूंद है वो किससे मिलकर बनी है? पानी से, लिक्विड। और पानी की टेंडेंसी होती है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है कम से कम एरिया में रहना, कम से कम क्षेत्रफल घेरना। तो वर्षा की बूंद जो है ना, अपने आप को चारों तरफ से अपने आप को खींचकर गोलाकार बना लेती है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं आपको एक वॉल्यूम दे दूं, भाई ये पानी है मेरे पास, ये पानी है इतना पानी, ये मैंने मतलब कुछ पानी दे दिया आपको कि भाई ये पानी है 1 चम्मच पानी, अगर वॉल्यूम फिक्स कर दें हम, आयतन फिक्स कर दें, तो सबसे जो कम सरफेस एरिया होगा, सबसे कम सरफेस एरिया पता कौन घेरेगा? यही पानी को आप कोण की फॉर्म में बनाओ, इसी पानी को सिलेंडर की फॉर्म में बनाओ, इसी पानी को आप क्यूब की फॉर्म में बनाओ, इसी पानी को आप स्फेरिकल फॉर्म में बनाओ। तो अगर पानी फिक्स है 1 चम्मच पानी, तो सबसे कम सरफेस एरिया पता किसका होगा? स्फेयर का, गोले का।
ये मैथ से भी क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से, कि अगर वॉल्यूम फिक्स है तो सबसे कम सरफेस एरिया, सबसे कम पृष्ठ क्षेत्रफल किसका होगा। तो अगर वॉल्यूम फिक्स है, 1 चम्मच पानी आपने फिक्स कर दिया, उसको आप अलग अलग, उस 1 चम्मच पानी को अलग अलग शेप दोगे, तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का आएगा, गोले का आएगा। तो वाटर की टेंडेंसी होती है कम से कम एरिया में रहना, कम से कम क्षेत्रफल को रहना। तो मेरे पास एक पानी था, तो उस पानी ने अपने आप को स्फेरिकल फॉर्म ही क्यों बनाई, क्योंकि सबसे कम एरिया ही इसी का होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल, रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। हिंदी में लिखेंगे, वर्षा की बूंद गोलाकार, वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों है, पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव क्या है, लिक्विड की टेंडेंसी कम से कम एरिया में रहना, और सबसे कम एरिया कौन घेरता है, स्फीयर, गोला, इसलिए वर्षा की बूंद गोलाकार होगी। तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों है, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या है, वो टेंडेंसी जिसकी वजह से लिक्विड कम से कम एरिया में रहना चाहता है, और कम से कम एरिया में रहने की वजह से लिक्विड अपने आप को चारों तरफ से क्या करता है, सुकोड़ लेता है, सुकोड़ता है, तो उसके ऊपर एक खिंचाव आ जाएगा, उस खिंचाव का यूज करके मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक मैंने आपको क्या बताया कि सरफेस टेंशन खत्म करना तो केरोसिन ऑयल वगैरह का आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आती है इसमें, जैसे इसमें आया था दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन, सरफेस टेंशन को, खिंचाव को समाप्त करने का एक तरीका है, आप पानी को, लिक्विड को गर्म करना शुरू कर दो। जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं ना, उबालते हैं, तो भी उसका खिंचाव समाप्त हो जाता है। इसलिए से मान लो कि आपने एक सूप लिया, आपने सुना होगा कि गर्म सूप ज्यादा टेस्टी क्यों लगता है। 1 चम्मच गर्म सूप लिया, उसे आपने जीभ पे डाला, तो गर्म सूप में खिंचाव नहीं होगा, वो आपकी जीभ के ज्यादा हिस्से को टच करेगा, ज्यादा हिस्से को, तो ज्यादा हिस्से को जब वो टच करेगा तो आपको ज्यादा टेस्ट देगा वो। मान लो अगर ज्यादा गर्म सूप नहीं है तो कम हिस्से को टच करेगा, तो उतना ही 1 चम्मच ठंडा सूप है, 1 चम्मच गर्म सूप है, तो ज्यादा तापमान बढ़ने पर खिंचाव समाप्त हो जाता है, तो जीभ के ज्यादा हिस्से को टच करेगा, इसलिए आपको ज्यादा टेस्ट देगा। तो यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे हम, तापमान के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का मान घटता है। तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। इससे देखो, जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई ना, आपको देखो अजीब सी लग रही होंगी भी, ये सारी की सारी दिखाता हूं मैं आपको पेपर में कैसे आती हैं। पेपर के अंदर देखना ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, ये तो आसान है, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। द शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, वर्षा की बूंद का गोलाकार, वर्षा की बूंद का गोलाकार होता है किसके कारण। थोड़ा हिंदी सही से नहीं लिखी उसने, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किसके कारण है, तो वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किसके कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। ये लिखा पृष्ठ की स्पेलिंग हिंदी, पृष्ठ तनाव, इसकी मैं प्रैक्टिस भी कर ली थोड़ी सी। पृष्ठ तनाव तो आसान है, इसमें मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा, इस वाले पे मैं आपके कमेंट देखना पसंद करूंगा। मैं देखूं कि आपने कितने ध्यान से बातों को सुना। क्वेश्चन नंबर 11 करो सभी, और क्वेश्चन का नंबर भी लिखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, करो सभी। क्वेश्चन नंबर 11, संदीप को सबसे पहला आंसर आया हमारे पास, बिल्कुल होता है। पारस कह रहा है कि सरफेस टेंशन कहाँ यूज होता है, बिल्कुल होता है, आगे बताएंगे। ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड एज्यूम स्पेरिकल शेप बिकॉज, तरल की एक बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करती है क्योंकि। तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, किसी तरल की बूंद गोलाकार क्यों होती है, पृष्ठ तनाव की वजह से। पर इस बार थोड़े से ऑप्शन अलग हैं। पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड, तरल पदार्थों में अंतर आणविक बल मजबूत होते हैं। ए स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, दिए गए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ए स्फीयर हैज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, दिए गए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक इन लिक्विड, तरल पदार्थों में अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं। और आपको पता है कि वर्षा की बूंद या कोई भी लिक्विड जो है, जैसे आपने कभी घर में ट्राई करना, आप अपने टेबल पे पानी डाल देना, या मान लो कि आप डाल देना कुछ भी मरकरी वगैरह, ये सब स्पेरिकल शेप क्यों अचीव करेंगी? क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी होती है कम से कम एरिया में रहना, और गिवन वॉल्यूम के लिए स्पेयर का, गोले का सबसे कम क्षेत्रफल होता है। तो जो 11वें का बी लिख रहे हैं उन सबका ठीक है। नवनीत भाई देखो कितना गलत लिख रहा है, सी बता रहा है। अरे स्पेयर अगर बच्चे ज्यादा एरिया लेगा तो फिर तो वो गोल बनेगा ही नहीं। अभी तो आपको पूरा समझाया भाई तुम्हें नवनीत। अरे अभी क्या बताया तुम्हें मैंने कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, लिक्विड गोलाकार शेप में क्यों होते हैं? क्योंकि लिक्विड चाहता है कम से कम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करना। और अगर वॉल्यूम फिक्स है, अगर पानी फिक्स है, 1 चम्मच पानी है, तो सबसे कम सरफेस एरिया तो स्पेयर का होता है। बताओ, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अभी सारी बातें बताई तुम्हें कि अगर वॉल्यूम फिक्स हो दिए गए आयतन के लिए, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ये बात बताई नहीं बताई अभी 2 मिनट पहले ही? रोशन का भी गलत था ये। अरे ये क्वेश्चन तुम कैसे गलत कर सकते हो हैं? लग रहा है बात आपके पास तक पहुंच नहीं रही है। अरे लैंप में बता देंगे भैया केरोसिन ऊपर क्यों आती है। सचिन भाई जो पढ़ा रहे हो तो पढ़ ले, वो तो तेरे पे बताया नहीं जा रहा। लैंप में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है, 10 बार पूछ लिया कि क्वेश्चन। अगले पाना, when the temperature increase surface temp when the temperature increases the surface tension usually, जब तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव आमतौर पर, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर तो सरफेस टेंशन घटता है। तापमान बढ़ेगा तो घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो बढ़ेगा, उल्टा होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो 12वें का है सी। 12वें का सी। ये आएगा भी आगे थोड़ी देर में आएगा ये क्वेश्चन। ये सी पेंटर वाला हमने कर लिया है, केरोसिन क्यों फ्लोट करता है ये हम कल कर चुके हैं। ये भी कर लिया है हमने, ये भी, ये भी, ये भी। एक क्वेश्चन है, सोप्स क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड, साबुन सतहों को सिद्धांत के आधार पर साफ करती है। तो साबुन या डिटर्जेंट जो होता है वो किस सिद्धांत पर साफ कर देती है बच्चे? किसी सरफेस को, किसी कपड़े को, किस सिद्धांत के आधार पर? सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफ या साबुन जो होते हैं वो पानी के साथ मिलकर पानी का सरफेस टेंशन, पानी का पृष्ठ तनाव कम करते हैं, तो पानी का खिंचाव समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा पानी सरफेस के बारीक बारीक हिस्से तक पहुंच जाएगा, बारीक से बारीक रेशे तक पहुंच जाएगा, तो साफ करना ज्यादा आसान रहेगा। तो 25वें का डी बिल्कुल सही दे रहे हैं, चाहे घनश्याम हो, दिवाकर हो, रोशन हो, शिवम, आमोद, प्रिंसु, सबका ठीक है ये। देखो एक क्वेश्चन देखना है, ये 26वां बताओ। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गए। स्तुति, नितिन, प्राची, अर्जुन, सुजीत, साहिल, करो ये वाला। तो उसने लिखा द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू, किसी द्रव के सिकुड़ कर न्यूनतम आकार घेरने की प्रवृत्ति किस वजह से होती है? तो कोई लिक्विड की टेंडेंसी की वो अपने आप को सिकुड़ कर कम से कम आकार कर ले, वो बच्चे हमारी क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ये बच्चा कह रहा ना तेल की बत्ती में तेल क्यों चढ़ जाता है ऊपर, ये आएगा थोड़ी देर में। तो जितनी बातें मैंने आपको बोली थी सबसे क्वेश्चन है,
मैंने आपसे ये बोला था कि कोई लिक्विड की टेंडेंसी होती है कम से कम एरिया में रहना, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, वो भी क्वेश्चन आ गया। अच्छा, सबसे कम एरिया होता है स्फीयर का, इसलिए वर्षा की बूंद गोलाकार बनती है, उसका भी क्वेश्चन आ गया। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों? पृष्ठ तनाव की वजह से, उसका भी क्वेश्चन आ गया। पृष्ठ तनाव का मान कम करना है, केरोसिन ऑयल या सरफ साबुन का यूज करेंगे, उससे भी क्वेश्चन आ गया। टेम्परेचर बढ़ाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, उससे भी क्वेश्चन। तो जितनी बातें मैंने आपके सामने भी बोली थी, सबसे क्वेश्चन है। ये जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आपके लिए सुविधा रहेगी कि सब तरह के क्वेश्चन देखने की। अब इसी में हम इस सरफेस टेंशन को, इस पृष्ठ तनाव को हम कंपेयर करेंगे कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरिटी से, केशिका तत्व से। उससे पहले में दो बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे एक हम पढ़ेंगे इसमें, हम कोइसिव फोर्स, सहसंजक बल, सहसंजक बल। फिर हम पढ़ेंगे इसमें फिर एडेसिव फोर्स, एडहेसिव, एडेसिव फोर्स, असंजक बल, असंजक बल, ठीक। कोइसिव और एडेसिव फोर्स दोनों के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब कोइसिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, कोइसिव फोर्स होता क्या है? जैसे मान लो कि मैंने अपने घर में, ये टेबल है मान लो, और उसके ऊपर मैंने कुछ पानी डाल दिया, एक गिलास से पानी बिखेर दिया। अभी पानी फैला हुआ है, तो बच्चों पानी का एक मोलिक्यूल पानी के दूसरे मोलिक्यूल पर जो बल लगा रहा होगा, भाई बहुत सारा पानी फैला हुआ है, पानी के जो है, बहुत सारा पानी कैसे बना हुआ? पानी के मोलिक्यूल से, पानी के अणुओं से। पानी का एक मोलिक्यूल होता है ना H2O, पानी का एक अणु क्या होता है? H2O। अगर बहुत सारा पानी आपने बिखेर रखा तो बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे, ये थोड़ा ना कि एक ही मोलिक्यूल होगा, अरबों खरबों होंगे। तो पानी का एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल पर जो फोर्स लगाता है वो कहलाता है कोइसिव फोर्स। कोइसिव फोर्स होता है जो एक ही पदार्थ, एक ही सब्सटेंस, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगे, यानी कि पानी का मोलिक्यूल पानी के ही मोलिक्यूल पर जो फोर्स लगाएगा वो कोइसिव है। ऐसे मेरी शर्ट मान लो कि बच्चे सूती कपड़े से मिलकर बनी है, तो यहां पर भी इस कपड़े का एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल पर जो बल लगाएगा, यानी कि कपड़े का मोलिक्यूल कपड़े के मोलिक्यूल पर जो फोर्स लगाएगा वो कोइसिव फोर्स है। ऐसे आपने तेल ले लिया, सरसों का तेल ले लिया आपने मान लो कि, या फिर आंवले का तेल ले लिया, तो तेल का भी, ऑयल का भी एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल पर जो बल लगाएगा वो कोइसिव फोर्स है। यानी कि एक ही पदार्थ, एक ही मोलिक्यूल्स, एक ही पदार्थ के मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कोइसिव कहलाता है, वो सहसंजक बल कहलाता है। लेकिन ये पानी बिखरा हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक सूती कपड़ा डाल दिया, ये टॉवल डाल दिया, तौलिया। अब पानी का मोलिक्यूल और सूती कपड़े के मोलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा, भाई सूती कपड़ा पानी के ऊपर टच हो गया, तो पानी और सूती कपड़े के मोलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा एडेसिव फोर्स। यानी एडेसिव में याद रखो, ऐड हो रहा है, ऐड, दो चीज जुड़ेंगी। तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में, पानी सूती कपड़ा, पानी पॉलिथीन, पानी न्यूज़पेपर, पानी कोई और चीज ले लिया आपने, तो दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगेगा वो एडिसिव है, और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो लगता है वो कोइसिव फोर्स कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम कोइसिव फोर्स की डेफिनेशन, द फोर्स इज between the forces between the molecules of the forces between the molecules of same substance, the forces between the molecules of same substance is called cohesive force, is called cohesive force। हिंदी में लिखेंगे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल सहसंजक बल कहलाते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने, डेफिनेशन याद रखना, इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ रखा है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल सहसंजक बल कहलाते हैं। लिखेंगे द फोर्स इज between the molecules of
different substances is called adhesive force, is called adhesive force, adhesive force। अलग अलग पदार्थ के, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल असंजक बल कहलाते हैं। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल असंजक बल कहलाते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल सहसंजक। एक ही पदार्थ है, जैसे पानी, पानी का मोलिक्यूल जो है, वाटर, वाटर का जो मोलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो फोर्स लगेंगे वो कोहेसिव हैं, लेकिन वाटर, मान लो कि कॉटन, सूती कपड़े के मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो एडिसिव फोर्स हैं। ठीक, अब इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो, एक तरफ लिख रहा हूं मैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, एक तरफ लिख रहे हैं हम कैपिलैरिटी एक्शन, केशिका तत्व। देखो, अभी जो मैंने आपको सरफेस टेंशन के कुछ क्वेश्चन कराए कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, आंसर है सरफेस टेंशन। कपड़े धोने हैं आपको तो सर्फ साबुन क्यों मिलाते हैं, सरफेस टेंशन कम करने के लिए। इसके अलावा हमने और पढ़ा कि लिक्विड कम से कम एरिया में रहना चाहता है, उसके टेंडेंसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन है जहां पर हमारा आंसर सरफेस टेंशन बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर हमारा आंसर बनता है कैपिलरिटी। तो इन बातों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा आंसर बच्चे कई बार सरफेस टेंशन तब होगा अगर मान लो कहीं पर लिक्विड जो है किसी सरफेस के ऊपर गया और लिक्विड जो है वो सरफेस जो है अगर लिक्विड को एब्जॉर्ब ना कर पाए, लिक्विड जो है उस सरफेस के ऊपर स्प्रेड फैल ना पाए, अगर कोई सरफेस लिक्विड को इजीली एब्जॉर्ब ना करे, लिक्विड इजीली स्प्रेड उसके ऊपर ना हो, तो उन सब जगह हमारा आंसर होगा सरफेस टेंशन। जैसे कि ये बच्चे मान लो कमल की पत्ती है, एक लोटस का पत्ती है, कमल की पत्ती। आप सुबह सुबह उठ के देखेंगे कि जो सरफेस, जो कमल जो होता है ना, कमल, लोटस जो आजकल बड़ा खिल रहा है, 4 राज्यों में खिल गया अभी, वो पता नहीं क्यों खिल गया, खुश तो कोई नहीं है पर फिर भी खिल ही रहा है। खैर, मजबूरी है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, बढ़िया। तो एक कमल की पत्ती है, सुबह सुबह देखना जो ओस की इसके ऊपर बूंदे होंगी ना, वो गोल गोल बूंदे रहती हैं, गोल गोल। यानी कमल की पत्ती के ऊपर जो ओस की बूंदे गोल गोल आकार बना लेती हैं पूरे के पूरे, उसके ऊपर वो पानी का आपको फैला हुआ नहीं मिलेगा। ये आप कभी पॉलिथीन देखना, घर में पॉलिथीन लिया आपने, उस पॉलिथीन पे आप पानी डाल देना, अलग अलग से आपको बूंदे सी दिखाई देंगी पानी की। यानी पानी जो है पॉलिथीन के ऊपर जब डलता है, जब पानी पॉलिथीन के ऊपर डलता है तो पानी जो है पॉलिथीन को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जहां जहां पर भी पानी एब्जॉर्ब ना हो, जहां जहां पर पानी फैल ना पाए, उस जगह हमारा आंसर बनता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए होता क्या है, कोहेसिव फोर्स जिम्मेदार होते हैं। आपको सोचो, अगर मान लो कि कोहेसिव फोर्स सहसंजक बल अगर मजबूत हो, अगर मान लो किसी केस में ऐसा हुआ कि जैसे आपने यहाँ पे बच्चे पानी डाल दिया कमल की पत्ती के ऊपर, तो पानी पानी के मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो कोहेसिव है, और पानी और कमल की पत्ती के बीच में जो लगेगा वो एडिसिव है, असंजक बल है। आवाज नहीं आ रही है? कौन बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही? हेलो, पूरी बैटरी है भाई। अब बच्चे, पानी और कमल की पत्ती के बीच में जो लगेगा फोर्स वो एडिसिव फोर्स है। यानी कि आप ध्यान समझना बात को, ये पानी है और ये कमल की पत्ती है, तो पानी और कमल की पत्ती के बीच में एडिसिव फोर्स लगेंगे। अगर वो एडिसिव फोर्स मजबूत ना हुए तो पानी कमल की पत्ती पर ध्यान ही नहीं देगा। भाई, पानी और कमल की पत्ती के बीच में जो एडिसिव लगने थे, असंजक बल लगने थे, अगर वो मजबूत नहीं हुए, अगर वो मजबूत नहीं हुए तो पानी को मतलब ही नहीं है, पानी अपना अपने आप में मस्त रहेगा, तो वो कमल की पत्ती पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर कभी लिक्विड इजीली एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, लिक्विड इजीली फैल ना पा रहा हो, तो ऐसे केस में या तो आपको कोहेसिव फोर्स लिखा मिलेगा रीजन, या आपको लिखा मिलेगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। भाई आप एक चीज सोचो
जैसे आपने पॉलिथीन ली, पॉलिथीन के ऊपर आपने डाल दिया पानी, अगर पानी और पॉलिथीन के बीच में जो फोर्स लगेगा अलग अलग, पानी पॉलिथीन, वो होगा एडिसिव फोर्स। अगर एडिसिव फोर्स स्ट्रांग होता तो पॉलिथीन पानी को एब्जॉर्ब कर लेती, यानी कि यहां पर पॉलिथीन ने पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी कि यहां पे एडिसिव फोर्स मजबूत नहीं है, कोहेसिव फोर्स मजबूत है। अगर कोहेसिव फोर्स मजबूत होंगे, सहसंजक बल मजबूत होंगे, तो लिक्विड कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, फैलेगा नहीं, वो अपने ही गोल गोल जो अपनी बूंदे बनाता है, वो गोल गोल सरफेस टेंशन की वजह से वही दिखेगा आपको। लेकिन आप घर में कभी देखना, आपने ये से कि न्यूज़पेपर लिया, ये न्यूज़पेपर, या आप घर में कभी लेना टॉवल, सुबह जब आप नहाते हैं तो टॉवल से कपड़ा अपने शरीर क्यों पोंछते हैं आप, टॉवल किसका बना है, कॉटन का, सूती का। तो जैसे बच्चे आप न्यूज़पेपर के ऊपर आपने पानी डाला, पूरा पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पूरा पूरा टॉवल जो होगा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर पूरा घुसा लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि पानी और सूती कपड़े में एडिसिव फोर्स मजबूत है, पानी न्यूज़पेपर में एडिसिव फोर्स मजबूत है। तो कैपिलरिटी एक्शन के लिए होता है एडिसिव फोर्स मजबूत, असंजक बल। यानी कि होता क्या है, असंजक बल। एक्चुअल में क्या होता है, जो टॉवल होता है ना, टॉवल, उसमें जो बच्चे रेशे होते हैं, रेशे कैपिलरी की तरह, एक कैपिलरी ट्यूब की तरह कार्य करते हैं। तो जैसे आपने पानी के ऊपर वो टॉवल डाला, तो टॉवल के अंदर जो छोटी छोटी सी कैपिलरी हैं, जो छोटे छोटे रेशे हैं, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी उनके अंदर चढ़ जाता है। नहीं कि अगर पानी इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, लिक्विड अगर इजिली एब्जॉर्ब हो रहा हो, लिक्विड इजिली स्प्रेड फैल पा रहा हो, तो उन सब जगह हमारा आंसर होगा कैपिलरी एक्शन। जहां लिक्विड इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा, लिक्विड इजिली नहीं फैलेगा, गोल गोल बूंदों के रूप में दिखाई देगा, वहां या तो रीजन लिखा मिलेगा सरफेस टेंशन, या लिखा मिलेगा कोहेसिव फोर्स। लेकिन जहां लिक्विड इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, आपने पानी लिया, सूती कपड़ा डाला, तुरंत पोछा लगाया सूती कपड़े से, सूती कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि एडिसिव फोर्स मजबूत है। जो गम होते हैं ना, ये फेविकोल हो गया, ये जो सब हो गए, ये सब एडिसिव फोर्स को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, कि दो चीजों को चिपकाना है, उनके बीच में आपने फेविकोल लगा दिया, तो ये फेविकोल किसी के साथ भी बहुत ही एडिसिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इनके अंदर एक एडिसिव फोर्स की ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी भी चीज के साथ मिलेंगे दूसरी चीज के साथ, तो अपने अपने आपस में भूल जाएंगे, उसके साथ पूरे रम जाएंगे। तो फेविकोल के मोलिक्यूल्स में उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। फेविकोल को आपने लकड़ी पे लगाया, तो लकड़ी को तुरंत लकड़ी और फेविकोल आपस में चिपक जाएंगे, या फेविकोल को आपने लगाया कागज पे, तो फेविकोल कागज आपस में तुरंत चिपक जाएंगे। तो अगर कहीं पर इजिली कोई लिक्विड एब्जॉर्ब हो रहा हो, लिक्विड इजिली फैल पा रहा हो, तो उन सब जगह हमारा आंसर होगा कैपिलरिटी एक्शन। जैसे कि एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है इससे, कि जैसे कि आपके घर में दिवाली पे आपने दीवा जलाते होंगे, दिए जलाते हैं ना दिवाली पर, ये तेल है और इसके अंदर यहाँ पे बच्चे आपने एक बाती लगा रखी है। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि जो विक होती है, विक बोलते हैं इंग्लिश में बाती को, कि जो बाती में जो तेल ऊपर तक चढ़ता है वो किस वजह से, तो बच्चे तेल इजिली एब्जॉर्ब हो रहा है, बाती तेल को एब्जॉर्ब कर रही है, तो यानी कि किस वजह से हो, कैपिलरिटी एक्शन, केशिका तत्व की वजह से। तो जहां पर भी लिक्विड इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे पेड़ पौधों में भी ना, ये कैपिलरिटी एक्शन की वजह से भी पानी ऊपर चढ़ता है, कैपिलरिटी एक्शन की वजह से जो पानी जो ऊपर चढ़ता है, जो पानी को एब्जॉर्ब करती है उसकी जड़ें, और फिर वो ऊपर जो चढ़ता है पानी, वो भी कैपिलरिटी एक्शन है। बिल्कुल सही लिखा है संदीप ने कि बारिश में खेत को जोतना भी केशिका तत्व का ही उदाहरण है। तो कैपिलरिटी एक्शन में जहां पर भी लिक्विड इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, लिक्विड इजिली फैल जाए, गोल गोल बूंदों के रूप में ना रहे, उन सब जगह हमारा आंसर होगा कैपिलरिटी एक्शन। जहां गोल गोल बूंदे दिखेंगे, लिक्विड इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा, सरफेस टेंशन। लेकिन ऐसे बात बनेगी नहीं। बात कैसे बनेगी, हम इसके 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे और हमें करना क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, द ऑयल इन द विक ऑफ एन ऑयल लैंप राइजेस अप ड्यू टू, तेल की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो तेल की बत्ती ने तेल को इजिली एब्जॉर्ब कर लिया, तभी तो तेल लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। यानी कौन सा रीजन होगा यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी एक्शन, केशिका तत्व या केशिका क्रिया है, कैपिलरी एक्शन, जो भी लिख दे पेपर में वो कैपिलरिटी लिख सकता है, कैपिलरी एक्शन लिख सकता है, कैपिलरिटी एक्शन लिख सकता है, केशिका तत्व लिख सकता है, केशिका क्रिया लिख सकता है वो। इसके भी 2-4 क्वेश्चन हम और देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, मटेरियल फॉर वाटरप्रूफ कोट्स एंड टेंट आउ देयर वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी टू, वाटरप्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके वाटरप्रूफ गुणों के कारण होती है। बच्चे बताओ कि जैसे आपने एक वाटरप्रूफ कोट पहना, आप पूरी बरसात में निकल गए, तो यानी कि वाटरप्रूफ कोट का क्या क्या आपके लिए उसकी उपयोगिता है कि आप वाटरप्रूफ कोट पहने, तो वाटरप्रूफ कोट जो है पानी को एब्जॉर्ब ना करे। अगर वाटरप्रूफ कोट ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे हमारे कपड़े पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर तो हमें अंदर गीला गीला लगेगा, फिर तो बड़ा गंदा गंदा सा लगेगा। यानी कि वाटरप्रूफ जो कोट वगैरह होते हैं, वो पानी को, लिक्विड को इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर वो लिक्विड को इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टी उनके पास, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से हो रहा है कि पानी उसके ऊपर गिरेगा, तो पानी और जो वाटरप्रूफ जो मटेरियल है
उनके बीच में एडीसी फोर्स मजबूत नहीं होंगे, कोई सी फोर्स होंगे, तो पानी पानी के जो बूंदे होंगे गोल गोल सी ऐसे होता नहीं, जो वाटरप्रूफ कोट पहनते हैं तो पानी की बूंदे से दिखती है, हम हल्का सा हाथ मारते हैं सारा का सारा पानी हट जाता है। तो वाटरप्रूफ कोट ने पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया। जब यहाँ पर पानी इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा, वहां आंसर या तो सरफेस टेंशन या क्या मिलेगा आपको लिखा हुआ, कोई सी फोर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी आएगा आगे, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर लिया, ये कल कर लिया था, ये भी कर चुके हैं। बाकी तो हम सारे कर ही चुके हैं, इसमें प्रेशर वाले क्वेश्चन है बाकी तो। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 13 करना एक बार, 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन है, सूती कपड़े का एक टुकड़ा अगर एक गिलास में पानी में डुबो दिया जाता है तो वह गीला हो जाता है, इसका कारण क्या है? आप अभी देखो घर में ट्राई करना। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक सूती कपड़ा है, जैसे मैं इसका यूज करता हूँ, ये अपना बोर्ड बोर्ड साफ करने के लिए बढ़िया कपड़ा है एकदम, ये सॉफ्ट, गाड़ी साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसका। तो आप इसका एक हिस्सा डिप कर देना गिलास के अंदर पानी में, और ये पानी धीरे धीरे चढ़ते 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 पूरे के पूरे से गीला कर देगा, पूरे को आधा डुबो के रखना पानी में, और 1-2 घंटे बाद देखना पूरा पूरा गीला मिलेगा, यानी पानी एब्जॉर्ब कर लिया इसने पूर्ण रूप से। यानी किस पे काम करेगा ये भी? कैपिलरिटी पे, केशिका तत्व पे, कैपिलरिटी एक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं, ये वोल वाला आर्किमिडीज वगैरह ये तो हमने कर ही लिए थे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में इस चैप्टर में दो बातें हमें पढ़नी है जो लास्ट में बची हैं। 29 कोस्टल गार्ड का एग्जाम है सर जी, कोई बात नहीं, जाओ तूफान मचा के आना एकदम बढ़िया से। एक आपको पढ़ना है इसके अंदर बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, और एक पढ़ना है विस्कोसिटी, श्यानता के बारे में। ये दो बातें और करानी है मुझे आपको। फिर उसके बाद हम जो GS 32 बैच है इससे हम अलविदा लेंगे। बहुत ज्ञान दे दिया हमने इन्हें, इतना ज्ञान दे दिया कि अब तो मैं भी पक गया हूं इनका नाम देख देख कर। ऐसा लग रहा है कि इनके साथ हमने कुछ ज्यादा मजे ले लिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम, थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। देखो बर्नौलीज थ्योरम जो है, इसके मैं आपको कुछ, एक का कह रहा है कि जी उनका कानपुर में है 30 को। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे देंगे ये वाली PDF, तो बाकी आप प्रैक्टिस के लिए राकेश यादव सर की जो 7300 कोर्स आती है बुक, वो खरीद सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी ये वाली PDF तो मैं आपको दूंगा जो मैंने क्लास में कराई है। बर्नौलीज थ्योरम जो है, बर्नौली की जो प्रमेय है, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जिन्हें बर्नौली की प्रमेय से हम समझा सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम से समझा सकते हैं कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, ठीक है। अब देखो पहले कुछ एग्जांपल लिख लो, फिर मैं बर्नौली की प्रमेय क्या है वो बताकर 1-2 एग्जांपल से आपको समझा भी दूंगा कि बर्नौली की थ्योरम कैसे काम करती है। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि एरोप्लेन का उठना, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन भागता है ना रनवे के ऊपर, रनवे के ऊपर एरोप्लेन भाग रहा है तो उठ जाता है, तो एरोप्लेन का उठना किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बर्नौली की प्रमेय पे, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का उठना। तो बर्नौली की प्रमेय लिखेंगे, हवाई जहाज का उठना किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बर्नौलीज थ्योरम या बर्नोई, एल साइलेंट होता है वैसे तो इसमें, बर्नोइज थ्योरम, ठीक है। अच्छा, सेकंड लिखेंगे, एक बच्चे जैसे मान लो कभी आपने देखा जब आंधी तूफान आते हैं ना, तो जिनके जो छतें होती है टीन की हैं या छप्पर हैं, जो गाय भैंस की नहीं तो छप्पर वाली जो होती है वो सब उड़ जाते हैं। तो आंधियों में मकान की छतों का उड़ जाना, लेंटर वाली छत नहीं कह रहा मैं, जो टीन की है, टीन की छत है या ऐसी घास फूस की छतें वो उड़ जाती हैं, तो आंधियों में मकान की छतों का उड़ जाना, ब्लोइंग ऑफ रोप्स, ब्लोइंग ऑफ रोप्स इन स्ट्रोम, आंधियों में मकान की छतों का उड़ जाना, ब्लोइंग ऑफ रोप्स, आंधियों में मकान की छतों का उड़ जाना, तो छतों का उड़ना। तीसरा,
अगर आप कभी किसी प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पे बहुत ही नजदीक खड़े हैं, पटरी के बहुत ही नजदीक, और बहुत ही स्पीड से ट्रेन आपके आगे से निकल जाए, तो चलती हुई ट्रेन के आप टकरा जाएगा आपका सर। तो एक क्वेश्चन, बहुत लोग कहते हैं कि चलती हुई ट्रेन अपनी तरफ को खींच लेती है। अगर ट्रेन बहुत ही स्पीड चल रही है तो हमेशा हमें थोड़ा सा गैप बनाकर खड़ा होना चाहिए। अगर ट्रेन वहां चल रही है, कम से कम 7-8 फीट का जितना भी गैप बना सके, ज्यादा से ज्यादा उतना अच्छा है। ट्रेन के बहुत ही क्लोज ना खड़े होना। अगर ट्रेन के बहुत ही क्लोज खड़े हो गए ना, तो चलती हुई ट्रेन में अगर आप बिल्कुल सीधे भी खड़े ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, और चलती ट्रेन के तरफ आपका शरीर झुक जाएगा। तो ट्रेन का अट्रैक्शन भी किससे समझा सकते हैं? ट्रेन अपनी तरफ को अट्रैक्ट क्यों करती है भागती हुई? बर्नौलीज थ्योरम से। अट्रैक्शन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का अपनी तरफ को आकर्षित करना। चौथा लिखेंगे स्विंग ऑफ बॉल, बॉल का स्विंग करना। बॉल स्विंग करती है ना, इन स्विंग आउट स्विंग। आपने बॉल फेंकी हवा में तो बॉल क्या होती है? इन स्विंग करेगी, बाहर अंदर आएगी, इन स्विंग करेगी, बाहर जाएगी, आउट स्विंग करेगी। तो बॉल का जो स्विंग करना है वो भी बर्नौलीज थ्योरम से हम समझा सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार पेपर में आता है क्वेश्चन कि बॉल का स्विंग करना किसे समझा सकते हैं? तो आपको बर्नौली की पर में लिखे नहीं मिलेगा, तो आपको लिखा मिल सकता है मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस प्रभाव। क्योंकि मैग्नस साहब ने बर्नौली की परमे का यूज कर ही बॉल के स्विंग कैसे करती है वो समझाया था। तो बॉल कैसे स्विंग करती है, इसमें दोनों चीजें लिखी मिल सकती हैं, या तो मैग्नस प्रभाव लिखा मिलेगा या बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की परमे लिखा मिलेगा। एक लिखेंगे स्प्रे, जैसे स्प्रे का आपने बटन दबाया, स्प्रे चारों तरफ को फैल जाता है, उसे भी हम समझा सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम से, स्प्रे। तो ये पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत में काम करते हैं? तो आप बोलेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं किस पे? पास्कल के नियम पर। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हवाई जहाज का हवा में उठना, या आंधियों में मकान की छतों का उड़ जाना, या बॉल का स्विंग करना, या ट्रेन का अट्रैक्ट करना, ये किस पे काम करते हैं? बर्नौलीज थ्योरम पे, बर्नौली की परमे पर। कैसे काम करते हैं अब उसे यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो तो बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है, पहले समझो। बर्नौली की जो परमे है, अच्छा एक काम करोगे कि भाई आप, अगर 32 वाले ये, चलो छोड़ो अब क्या ही बोले। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की परमे कहती है कि अगर कहीं पर स्पीड जो है, स्पीड ऑफ फ्लूइड, यानी कि लिक्विड या हवाएं बहुत तेज भाग रही हैं, स्पीड ऑफ फ्लूइड अगर बहुत ज्यादा है, यानी अगर मान लो कहीं पे पानी बहुत तेज भाग रहा है या हवाएं बहुत तेज भाग रही हैं, तो तेज चलती हवाएं लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। अगर हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, जहां पे हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी, यानी वहां पर प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, कम दाब। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक पाइप में बहुत ही तेज पानी फ्लो कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर पानी सबसे तेज भाग रहा है ना पाइप के अंदर, वहां सबसे कम प्रेशर लगा रहा होगा। तो जहां पर सबसे तेजी से हवाएं चल रही होंगी, या जहां सबसे तेजी से मान लो कि लिक्विड चल रहा होगा, सर हाँ सर कर लेंगे काम वीडियो, हाँ मैं ये कहने वाला था, देखो शिवम ने समझ लिया। मैं कह रहा था जैसे कि ये बर्नौलीज थ्योरम मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ। जो 32 वाले बच्चे, जैसे एक टॉपिक छोटा सा बच्चे का 5 मिनट का विस्कोसिटी वाला, तो वो सब वीडियो से देख लेना। भाई बताओ कर लोगे क्या? ये नहीं कि तुम बाद में फिर कहने लगो जी हमें बताया नहीं। क्योंकि 5 मिनट के लिए मैं क्लास कर लूं तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना। 5 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद मैं क्लास बंद कर दूं, तो मेरे से भी ऊपर पूछेंगे भैया आपने 5-7 मिनट की क्लास में पढ़ाया। तो एक छोटा टॉपिक है वीओडी में जाओगे ना मैटर वाले चैप्टर में, तो उससे कर लेना विस्कोसिटी, लास्ट का 5-7 मिनट का, मुश्किल से 5-7-8 मिनट का है। अभी मैं होगा, अगर मैं मान लो कि इसे फिर अगर आपको जी करवाओ, तो मैं इसे फटाफट जल्दी घासा काटूंगा, इसका 15 मिनट में इसे भी कराना है और उसे भी, तो वो कर लेना, 5 मिनट का है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर आपका आज 32 वालों का हम आज ही काम निपटा देंगे। अगर बच्चे फ्लूइड बहुत तेज भाग रहा हो, देखो अगर द्रव की चाल बहुत ज्यादा है, अच्छा एक चीज और बताएंगे, जैसे अभी बाकी बच्चे नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि मैंने इसमें आपके साथ एक 32 वाला बैच भी लिया हुआ है आज, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर सबका कॉमन ही है। ये जो आपको पढ़ाया गया पहली क्लास में किसी बच्चे से नहीं पूछता, जो आपने लास्ट में पढ़ाया, आपकी आज लास्ट क्लास है, बहुत सारी क्लास मैंने कराई है, आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? आपको ये तो नहीं लगा जी हमने जीएस का बैच लिया, 1000-1200 रुपये हमने खर्च किए, और हाँ बाकी सभी कर ही लेना,
तो हमारे कुछ पैसे खर्च हुए। जैसे अब मान लो 1000 रुपए के बैच में 7-8 बैच हैं, तो फिजिक्स के लगभग 100-125 रुपए के आसपास का बनते हैं आपके। तो आपके 100-125 रुपए मैंने खराब किए, या आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं, एक बार आप जरूर बताएंगे। देखो मैं आपको देख तो रहा नहीं हूँ ना, बाकी बच्चे आपको दे रहे, बिल्कुल अपना जेन्युइन ऑनेस्ट कमेंट एक बार जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे द्रव की चाल बहुत ज्यादा है, अगर जहां पे बहुत ही तेजी से फ्लूइड भाग रहा है, लिक्विड या गैस बहुत तेज भाग रहे हैं, वहां पर बच्चे दाब होगा कम, वो लो प्रेशर लगाएंगे, निम्न दाब, ठीक। अगर कहीं पर बच्चे स्पीड ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड की द्रव की चाल कम है, द्रव की चाल अगर कम है, तो प्रेशर कैसा लगाएंगे बच्चे, वो ज्यादा। इसे समझने की कोशिश करना भी आप, अभी मैं आपको इसे समझाता हूं ढंग से। यहां देखो कि अपने पास अब टाइम बच गया, 15 मिनट है, तो इसे समझेंगे हम, ठीक है। ओके, गोविंद कह रहे हैं हाँ सर मेरा नाम लीजिए, ले लिया भाई तुम्हारा नाम, अब बाकी और मत कहना कि मेरा नाम लो, ठीक है। देखो बच्चे, मैंने आपसे बोला कि मान लो किसी जगह पर बहुत तेज हवाएं चल रही है, पूरी स्पीड से हवाएं चल रही हैं, या पूरी स्पीड से कोई लिक्विड, कोई पानी बह रहा है, तो जिस पॉइंट पर ज्यादा स्पीड होगी लिक्विड की या गैस की, तो जहां पर भी फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है, वहां पर तेज चलती हुई हवाएं या तेज चलता हुआ पानी कम प्रेशर क्रिएट करता है। आपने सुना होगा कि टीवी के अंदर, मैंने पहले भी आपसे बोला कि कई बार ऐसे सुनते हैं हम न्यूज में कि आज जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वहां पर एक लो प्रेशर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। तो वहां पे तूफान आने की संभावना है। जहां पर भी प्रेशर लो होगा वहां पर हवाएं तेजी से क्योंकि हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जहां पर भी प्रेशर लो होगा हवाएं उधर को भागेंगी। तो अगर किसी एरिया में बहुत ही तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत ही स्पीड से हवाएं चल रही हैं, समझ जाना कि वहां पे लो प्रेशर है। तेज चलती हवाएं लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर बच्चे हवाओं की चाल बहुत ज्यादा हो या लिक्विड की चाल बहुत ज्यादा, तो लो प्रेशर लगाएंगी। अगर मान लो कहीं पे बहुत ही हवाएं आराम आराम से फ्लो कर रही है, मरी मरी सी, पानी भी आराम आराम से फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, तो और स्पीड है लिक्विड की या गैस की कम, तो यानी कि वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं कि जहां पर हवाएं तेज चलती है वहां पर लो प्रेशर होता है, जहां हवाएं धीरे चलती हैं वहां प्रेशर हाई होता है। इस बात से हम आंधियों में मकान की छतों का उड़ जाना या ट्रेन का अट्रैक्ट कर लेना, ये सारी बातें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। छोटे भाई राम राम, बस बार बार मत लिखो। देखो अब हम समझते हैं कि आंधियों में मकान की छत बेटा क्यों उड़ती है। यहां देखना ध्यान से, ये मान लो किसी का मकान है छप्पर वाला, इसमें मान लो कि ये कुछ एसी वेसी लगी हुई है मकान में, मकान भले छप्पर का लेकिन एसी लगी हुई है। हल्के में नहीं लेना तो मैंने, वो तो उन्होंने प्राकृतिक चीजों से प्रेम है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो छप्पर का मकान बनाएंगे। फिर अचानक से पैसे आ गए तो एसी लगवा लिया। आधुनिकता और प्राचीनता एक साथ चल रही है यहाँ पे। देखो अभी बच्चे किसी का मकान है, अब तूफान आया, आंधी चल रही है, जब तूफान आएगा तो इसके छत के ऊपर हवाएं बहुत तेज तेज चलेंगी, हवाएं भाग भाग के जा रही हैं छत के ऊपर। जब हवाएं बहुत ही तेज चल रही होंगी तो हाई स्पीड अगर हवाओं की है तो लो प्रेशर क्रिएट करेंगी, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तेज चलती हवाएं कम दाब क्रिएट करती हैं। अब बड़े ध्यान समझना, मैं जिस कमरे के अंदर खड़ा हूं या जिसमें आप बैठे हैं अभी, ऐसे मान लो कि आपके छत के ऊपर, जो आपकी छत है ना, टीन की छत है, ये टीन वाली या घास फूस वाली, अब ये टीन की छत थी, इस छत के ठीक ऊपर हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। तो आप जिस अभी छत देखो अपनी, इस छत के ऊपर अगर हवाएं बहुत तेज चल रही हो, यानी छत के ठीक ऊपर एक लो प्रेशर कम दबाव का क्षेत्र पैदा हो जाएगा, लो प्रेशर। अब अंदर आप कमरे के अंदर बैठे, यहां तो हवाएं शांत है, यहां पे तो बेटा हवाएं शांत है ना। अब यहां पे अगर हवाएं शांत है तो यहां पे हवाओं की स्पीड कम होगी, वहां प्रेशर हाई होगा। अगर कमरे के अंदर हवाएं शांत है तो यहां पे होगा हाई प्रेशर। यानी कि जब तूफान आता है, जब आंधियां आती हैं, तो छत के ऊपर लो प्रेशर होता है और छत के नीचे हाई प्रेशर जोन होता है। अब ये छत है, यहां पे हवाएं तेज चल रही हैं, लो प्रेशर, यहां पे हवाएं शांत है, यहां पे हाई प्रेशर। अब यहां पे ऊंचा दाब, यहां पे लो प्रेशर, और हवाओं की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की भागने की। अंदर प्रेशर हाई है, छत के ऊपर लो है, तो हवाएं हाई से लो की तरफ को भागने लगेंगी, तो ये हवाएं क्या करेंगी, टक्कर मारेंगी छत पर। तो इसलिए आप देखना, अगर कभी तूफान वगैरह में किसी टीन के छत वाले कमरे में फंस जाओ मकान में, वो टीन की छत ऐसे करती रहती है, ढप 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 ढप, तूफान चल रहा है ऊपर, वो ढप ढप ढप, पता क्यों करती है ऐसे, क्योंकि अंदर वाली जो हवा है ना वो लगातार टक्कर मार रही है टीन की छत पर, क्योंकि वो कह रही है अंदर तो भाई प्रेशर हाई है, उधर प्रेशर लो है, में तो उधर जाना है, तो हवाएं टक्कर मारेंगी, ढप 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 ढप, तो ऐसे हो जाएगी। अगर मान लो आपने एक आधी खिड़की खुली छोड़ दी और कमरे के अंदर ज्यादा मात्रा में हवाएं भर गई और सारी की सारी हवाएं
अब ज्यादा टक्कर मारेंगी छत पर तो छत को उड़ा देंगी। तो आंधी तूफानों में मकान की छतें क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि जब तूफान चलता है तो छत के ऊपर हवाई तेज चल रही है तो वहां लो प्रेशर होता है, नीचे हवाई शांत है तो वहां पे हाई प्रेशर है, और हवाई चलती है हाई से लो की तरफ को, तो ये हवाई क्या करेंगी, अपनी ताकत से इस छत को उड़ा देंगी। तो ये बात हमने किसे समझी? बर्नौलीज थ्योरम से। बर्नौली तो बताया हमें कि जब हवाई तेज चलेंगी तो लो प्रेशर लगाएंगी, जब हवाई शांत होंगी तो हाई प्रेशर लगाएंगी। यही बात आप देखो ट्रेन वाले में समझो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, पेपर में आए ना आए लेकिन खुद के ज्ञान के लिए। जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, बिल्कुल चिपक के खड़े हो गए मैं प्लेटफॉर्म पर, अगर मैं बिल्कुल ही चिपक के खड़ा हो गया प्लेटफॉर्म पर और मेरे सामने से ट्रेन गुजरे, तो आपने देखा होगा ट्रेन आपके आगे से जाती है ना, तो आपकी जो आगे की हवाएं हैं तो ट्रेन उस पर टक्कर मारेगी और अपने साथ हवा को उड़ा के आगे ले जाएगी। होता ना जब ट्रेन चलती है तो हवाएं उड़ती हैं ऐसे खतरनाक तरीके से। अब देखो मैं यहां पे खड़ा हूं ऐसे, मेरे ठीक सामने से एक ट्रेन निकली, तो ट्रेन क्या करेगी, मेरे आसपास की जो हवाएं हैं उन्हें उड़ा के आगे ले जाएगी। अगर हवाएं बहुत तेज चली मेरे आगे तो मेरे आगे के लो प्रेशर कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन मेरी कमर के पीछे जो हवाएं हैं वो तो शांत हैं, तो पीछे वाली अगर हवाएं शांत हैं तो ये बना रही हाई प्रेशर, उच्च दबाव। और जो मेरे आगे हैं, जो मेरी आगे वाली हवाएं हैं, आगे वाली हवाएं वो तो कैसी हवाएं हैं, तेज चली ट्रेन के चलने से, तो मेरे जो आगे हवाएं चल रही हैं वो हवाएं तेज चलने से लो प्रेशर बनाया, कमर के पीछे हवाएं शांत है वो हाई प्रेशर बनाएंगी। तो पीछे की जो हवाएं हैं, हवाएं चलती हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो पीछे की हवाएं भाग के मेरे आगे आना चाहेंगी, तो पीछे की हवाएं जब भाग के मेरे आगे आना चाहेंगी तो आते समय मेरी कमर पर टक्कर मारेंगी, तो उससे चलती हुई ट्रेन पे मैं टकरा जाऊंगा। इसलिए मैं थोड़ा सा दूर खड़ा होना पड़ता। अरे मैंने बताया तो भैया वीओडी वाले सेक्शन में जाके कर लेना विस्कोसिटी, उसमें के अंदर भी तो बता रखा मैंने। एक से एक बेवकूफ बच्चे हैं क्लास में, अभी 2 मिनट पहले पूछा तो सब कह रहे जी कोई बात नहीं, इतनी देर में 2 मिनट में किसी को अचानक से, अरे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही वहां बता रखा, वो किसी और दूसरे बैच में बता रखा। 5 मिनट का एक टॉपिक है। मैंने कि वीओडी वाले सेक्शन में जाके उसमें मैटर वाली जो मैंने क्लास ली है उसमें मैटर वाली लास्ट क्लास में आखिरी के 5 या 7 मिनट बता रखा, वो पढ़ लेना वहां से। तो चलती हुई ट्रेन जब आपके आगे से गुजरती है तो आपके आगे एक लो प्रेशर बन जाता है हवाओं के तेज चलने से, पीछे हवाई शांत है तो हाई प्रेशर है, उच्च दबाव, तो हवाई चलती है हाई से लो की तरफ को, तो पीछे की हवाएं आगे आना चाहेंगी, तो इस चक्कर में क्या करेंगी, वो टक्कर लग जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने देखा ना बहुत सारी कई बार वो वीडियो आती हैं, बहुत सारी कई बार वीडियो आती हैं, जैसे आपने देखा होगा उसमें यूट्यूब जो वो नहीं तो पहले आता था, वो क्या था वो जिसमें लाल लाल से बाल करके लड़के बड़ी वीडियो बनाते थे, क्या बोलते थे, टिकटॉक। टिकटॉक में बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी। वो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे अपने सेल्फी टाइप से वीडियो बनाएंगे और ट्रेन गुजरी उस ट्रेन के बहुत ही नजदीक खड़े हो जाएंगे और ऐसे वीडियो बना रहे होंगे और चलती चलती ट्रेन में उनका सर लग जाता है। तो इसी वजह से तो है, अगर आप ट्रेन के बहुत ही नजदीक खड़े हो गए तो जिधर को ट्रेन चल रही है वहां पे लो प्रेशर है हवाएं तेज चलने से, और इधर हवाएं शांत है तो इधर हाई प्रेशर है, तो इधर की हवाएं भागकर इधर आ रही हैं, तो उस चक्कर में वो हवाओं की ताकत से चलती हुई ट्रेन में आपका सर लग जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बच्चा कह रहा है कि बॉल का स्विंग करना बता दो, चलो मैं आपको बॉल का स्विंग करना बता देता हूं। देखो ये लास्ट है। अच्छा, जो बैच कंप्लीट होगा आज वो केवल 32 नंबर बैच है, केवल 32 फिनिश, इन्हें क्या सेवाएं हम समाप्त करेंगे। इन्हें मैंने बहुत क्लास पढ़ाई, इतनी मैंने क्लास किसी जीएस स्पेशल में नहीं पढ़ाई आज तक। इसे हमने पूरा भरपूर ज्ञान दिया हमने इन्हें, अथा जितने की इन्हें जरूरत थी उससे ज्यादा। केवल 32 वाले, कभी तुम बाकी बच्चे भावुक हो जाएं। अब देखो जैसे बॉल बच्चे देखो स्विमिंग कैसे करती है, आपने एक चीज देखा होगा, जैसे कि ये लेदर की बॉल की बात कर रहा हूं मैं, कहता हूं प्लास्टिक वाली बॉल में भी ऐसा करने लग जाओ, जो लेदर की बॉल होती है ना उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। देखो अब देखो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जब मैच स्टार्ट होता है तो 2-4 ओवर के बाद ही 2-4 ओवर के बाद टीम में 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि अपना पसीना थूक वगैरह बॉल के एक हिस्से पे लगा के उसे रगड़ने लगते हैं, कपड़े से रगड़ रहे हैं, उस पर लगातार पसीना चिपकाए जा रहे हैं, ऐसे रगड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, कुछ खिलाड़ियों को टीम में बोला जाता है कि अब तो खैर सारे ही करते हैं, पहले जमाने में कुछ ही प्लेयर को बॉल बनानी आती थी, अब तो खैर ज्यादा प्रोफेशनल हो गए तो सबको आती है लगभग। तो टीम में क्या करेंगे कुछ प्लेयर कि बॉल के हिस्से को लगातार रगड़ेंगे कपड़े से, उनका काम होता है बॉल के हिस्से को चिकना रखना, बिल्कुल शाइन बना देना, और एक हिस्से को बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल लावारिस की तरह। एक हिस्से पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, एक हिस्से को बिल्कुल शाइनी रखेंगे, चमकदार। इससे पता फायदा क्या होगा, जब ये बॉल बच्चा आप हवा में छोड़ोगे ये बॉल हवा में चलेगी। अब मान लो कि ढक्कन वाला हिस्सा जो है ये शाइनी हिस्सा है, चमकीला। कह रहा है स्पेरिकल मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है, अरे है तो स्पेरिकल मिरर कनकेव और कॉन्वेक्स,
32 बैच मैंने करा दिए होंगे, और जिस बैच में नहीं कराए उसमें करा देंगे। तुम क्या, मैंने कहा 32 वाला खत्म हो, बाकी थोड़ा ना कहा खत्म हो गया है, स्पेरिकल नहीं कराया गया, फलाना नहीं कराया गया। अब ये मान लो कि ढक्कन जो है, ये ढक्कन मान लो कि इधर आपने चिकना कर रखा है, बॉल का चिकना हिस्सा है ये। अब ये बॉल हवा में चल रही है, तो जो हवाई बच्चे, देखो ये बॉल बीच में होता है ना, सीम होती है, सिलाई होती है, तो इधर वाला हिस्सा मान लो कि रफ है, आपने खुदरा हिस्सा है, इधर आपने चिकना नहीं किया, इस वाले हिस्से को आपने चिकना कर रखा है। तो ये बॉल हवा में चलेगी, तो जो हवाई चिकने हिस्से की तरफ से जाएंगे तो बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी, उनकी स्पीड कम होगी। लेकिन जो हवाई रफ हिस्से की तरफ से जाएंगी वो खुदरे हिस्से में इलझ कर टर्बुलेंट हो जाएंगी, बहुत ही स्पीड से घूमेंगी। यानी जब बॉल हवा में चलेगी तो जो हवाएं रफ हिस्से के पास से निकल रही हैं, रफ हिस्से को छूते हुए निकल रही हैं, तो वहां पे हवाएं तेजी से घूम जाती हैं। बॉल हवा में चल रही थी, तो जिधर रफ हिस्सा है, खुदरा हिस्सा है, उधर हवाएं तेज घूम गई, स्पीड तेज चल रही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हवाएं चल रही है तेज, और यहाँ पे हवाएं चल रही है धीरे। और आपको पता है जहां पे हवाएं तेज चलती है तो तेज हवाएं लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, यानी खुदरे हिस्से की तरफ लो प्रेशर होगा, और चिकने हिस्से की तरफ हवाएं धीरे धीरे चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। तो खुदरे हिस्से की तरफ है लो प्रेशर, और चिकने हिस्से की तरफ है हाई प्रेशर, हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, तो हवाएं क्या करेंगी, टक्कर मारेंगी और इस बॉल को अंदर की तरफ को स्विंग करा देंगी। यानी जब नई बॉल होती है ना, वो खुदरे हिस्से की तरफ को जाती है। जैसे बल्लेबाज जब खेलता है ना, तो बल्लेबाज ऐसा देखता है कि दूर से, कि चिकना हिस्सा दूर से दिख जाएगा कि चिकना हिस्सा बाहर है, अगर चिकना हिस्सा बाहर है तो बॉल अंदर आएगी, चिकना हिस्सा अंदर है तो बॉल बाहर जाएगी। चिकने हिस्से से साइनी साइड से अपोजिट साइड में बॉल जाती है नई बॉल। जब नई नई बॉल स्विंग करती है ना, इन स्विंग या आउट स्विंग, उसमें बैट्समैन केवल ये देखता है कि चिकना हिस्सा किधर है, अंदर की तरफ बॉल बाहर जाएगी, वो बल्ला उठा देगा, बॉल आउट स्विंग करेगी। अच्छा, उसने देखा कि चिकना हिस्सा बाहर है, बॉल अंदर आएगी, तो इन स्विंग के लिए खेलेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब बॉल हवा में चलेगी तो रफ हिस्से की तरफ हवाएं तेज घूमती हैं, तो रफ हिस्से की तरफ लो प्रेशर होगा, तो रफ हिस्से की तरफ कम दबाव है, तो हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, तो हवाएं क्या करेंगे, रफ हिस्से की तरफ को बॉल को मूव कराएंगी। यानी कि बॉल रफ हिस्से की तरफ को भागती है, रफ हिस्से की तरफ को, चिकने हिस्से से अपोजिट साइड में। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, एक होता है रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग में होता है उल्टा। रिवर्स स्विंग में क्या होता है, जब बॉल पुरानी होने लगती है ना, तो रिवर्स स्विंग करते हैं, फिर बॉल चिकने हिस्से की तरफ कोई भागती है। नई नई बॉल जब स्विंग करती है तो नई बॉल क्या करेगी, जब बिल्कुल नई बॉल होगी, चिकने हिस्से से अपोजिट जाएगी, रफ की तरफ जाएगी, चिकना हिस्सा बाहर तो बॉल अंदर, चिकना हिस्सा अंदर तो बॉल बाहर, उल्टा चलेगा, चिकने हिस्से से साइनी साइड के अपोजिट बॉल स्विंग करती है। लेकिन पुरानी बॉल जब वो रिवर्स स्विंग करती है तो वो चिकने हिस्से की तरफ कोई भागती है। जब ये बात पहली बार पता चली, ये पाकिस्तान के बॉलरों ने इजाद किया था रिवर्स स्विंग। सरफराज खान एक उनके कप्तान हुआ करते थे 70 के दशक में, इमरान खान से पहले, तो उन लोगों ने इजाद किया है। तो जब शुरू शुरू में क्या था, इंग्लैंड वाले ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे कि तो चीटिंग कर रहे हैं, फिजिक्स के नियम के विरुद्ध है। फिजिक्स तो क्या कहती है कि रफ हिस्से की तरफ बॉल स्विंग करनी चाहिए। अब इनकी बॉल जब पुरानी होने लगती है तो इनकी बॉल तो चिकने हिस्से की तरफ कोई भाग रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये कुछ चीटिंग कर रहे हैं। तो शुरू में से चीटिंग कहा गया, लेकिन वो बाद में जब अंग्रेजों को भी ये चीज आ गई तो उन्होंने कहा कि ये तो आर्ट है, कला है। देखो रिवर्स स्विंग कैसे करती है, आप एक चीज समझो कि जैसे हमारे पास में एक ये बॉल है, अब अगर मैं इस बॉल को एक हिस्से को लगातार पसीना देता रहूं, लगातार थूक लगाता रहूं, लगातार टीम के 4-5 खिलाड़ी अपना सारा पसीना इसी के अंदर झोंकते रहे, तो क्या होगा, जिस हिस्से को लगातार आप बच्चे पसीना दे रहे हैं, थूक लगा रहे हैं जिस हिस्से को, तो बॉल का वो वाला हिस्सा लगातार पानी मिलने से वो भारी हो जाएगा। यानी जब बॉल धीरे धीरे जब पुरानी होने लगेगी, लगातार आप ओवर बढ़ रहे हैं, लगातार आप पानी देते जा रहे हैं, पसीने देते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जो हिस्सा चिकना था वो हिस्सा भारी हो जाएगा, यानी कि बॉल का बैलेंस बिगड़ जाएगा। चिकना हिस्सा भारी हो गया और रफ हिस्सा हल्का रह गया, तो बॉल को आप ऐसे हवा में फेंकना तो अपने आप से ऑटोमेटिकली वो भारी हिस्से की तरफ कोई बॉल भागेगी। तो चिकना हिस्सा भारी हो गया लगातार पानी पिलाने से, तो बाद में बॉल क्या होती है, चिकने हिस्से की तरफ कोई भागने लगती है। तो पाकिस्तान के बॉलर ने क्या करते, दूर से दिखाते थे ऐसे, हाँ भाई चिकना हिस्सा तो हमारा अंदर की तरफ है। तो बैट्समैन क्या सोचता था कि चिकना हिस्सा अंदर है तो बॉल तो बाहर जानी चाहिए, वो ऐसे बल्ला उठा देता था और बॉल अंदर ही आ जाती थी। वो सोचता था पता नहीं कुछ पिच से हुआ होगा, वरना तो बॉल तो अपोजिट जानी चाहिए। तो ये जो रिवर्स स्विंग है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि बॉल का बैलेंस बिगाड़ा गया है कि बॉल का एक हिस्सा भारी कर दो लगातार पानी देने से और एक हल्का छोड़ो, तो बॉल भारी हिस्से की तरफ कोई भाग जाएगी, चिकने हिस्से की तरफ कोई। लेकिन जब बॉल नहीं है, जब उसका बैलेंस दोनों तरफ से सेम है, तो उस समय जो हिस्सा रफ है उधर को जब हवाएं गुजरेंगी तो हवाएं तेजी से भागेंगी, हवाएं तेज चलेंगी, हवाएं तेज चलने से लो प्रेशर होगा और हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, इसलिए नई बॉल रफ हिस्से की तरफ को भागती है, यानी कि साइनी साइड से अपोजिट, और पुरानी बॉल साइनी हिस्से की तरफ को भागती है। ठीक है, अरे टाइम हो गया, अब आपके कमेंट भी आने बंद हो जाएंगे। रोशन कह रहा हूं 1983 इसी से जीता था हमने। अच्छा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी GS 32 वाले जो बच्चे हैं इन्हें अलविदा कहेंगे।
बहुत सारी मैंने आपको क्लासें करा दी हैं, आप सब लोग ये क्लासें पढ़ते रहना, और साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे। टेलीग्राम चैनल है मेरा अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। अभी जो नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, इस पे ज्यादा बच्चे नहीं है, 3,500 बच्चे हैं, 3600 के आसपास हो गए। तो सब ज्वाइन कर लेना, उसमें डेली में 10-11 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उससे आप कनेक्ट रहोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका रिवीजन कैसा हो रहा है। तो 10-11 क्वेश्चन वो आते रहेंगे, वो करते रहना। और उसी पे कई बार मैं और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि नया बैच कौन सा आ रहा है, क्या क्या कैरियर व्हील के बारे में, और भी तो इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां से मिल जाएंगी। बाकी जो अब और जो बच्चे हैं उनका मैं बता दूंगा अब किसका नंबर आने वाला है। अब 33-34 का एक चैप्टर के बाद उनका भी खत्म कर देंगे हम, तो 32 को हम अलविदा कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ न बहुत ज्यादा नहीं सीखा हो तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज आपकी इंक्रीज हुई होगी, और ये हमारा उद्देश्य था कि कुछ ना कुछ आपको फायदा हो। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी आप एग्जाम देने जाएं जिसमें साइंस ज्यादा आती है, जैसे कि पीसीएस के सीडीएस का पेपर हो गया, कोस्टल गार्ड का पेपर हो गया, आपका ये कमांडेंट के पेपर हो गए, एसएससी वाले पेपर में तो उतना वेटेज नहीं रहता, अगर हम असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर को छोड़ दें, तो जिनमें वेटेज रहता है उसमें आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करके आए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन।